बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहरियार, आपका फ़िज़िक्स टीचर। और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 जो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, जो हम मेजरमेंट्स चैप्टर कैरी ऑन कर रहे हैं। अब हमारे पास जो लास्ट लेक्चर नंबर 3 था, उसमें अगर आपको याद हो तो हमने बेस सबसे पहले हमने सिस्टम इंटरनेशनल की बात की थी। उसके बाद बेस क्वांटिटीज़ के नाम और उनके यूनिट्स यानी कि बेस क्वांटिटीज़ एंड बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। हमने एक टेबल देखा था, आप क्लास 9 में उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने फिर भी उसको ओवरव्यू किया था। इसी तरह आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के नाम और उनके कुछ यूनिट्स हमने देखे थे। मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो नई चीज़ है बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स में, यानी कि बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के अलावा दो नई चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल है वो 3 यूनिट्स पे बेस करता है, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और तीसरी क्या चीज़ थी, मैंने क्या बताया था आपको, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक तो वो आपके लिए नई चीज़ होगी, आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ उससे पहले हम एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो, टेबल से ज़रा गो थ्रू दोबारा से हो जाएं। हमारे पास वहाँ पे आखिरी कॉलम जो था उस टेबल में, वो किस हेडिंग के साथ था, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, यानी कि उन्होंने बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के नाम लिखे हुए थे, डिराइव्ड यूनिट्स लिखे हुए थे, और आखिरी कॉलम पे उन्होंने ये हेडर डाला हुआ था, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता होता है, या तो MCQ के फॉर्म में या एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। वो क्वेश्चन किस तरह आता है, राइट द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। ये स्टेटमेंट गिवन होगी। फॉलोइंग में दो चीज़ें हो सकती हैं। वो ये कह सकता है राइट द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स लिखने होंगे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। या वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सपोज करें MCQ में, कि कोई सा आपको डिराइव्ड यूनिट गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि इस डिराइव्ड यूनिट को बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करो। जैसे आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स है ना हमारे पास, ये आपके पास फोर्स एक वैल्यू है, आपको अच्छी तरह पता है डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूटन लिखा हुआ है इसका यूनिट, और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल N। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूटन का नाम N से क्यों नहीं स्टार्ट किया, कैपिटल N से, यानी कि, तो इसका आंसर आपको कुछ लेक्चर्स में मिल जाएगा। कुछ रूल्स होते हैं वो हमें पढ़ने होते हैं, राइटिंग डाउन द यूनिट्स या इंडिकेटिंग द यूनिट्स के सर्टेन रूल्स हैं, हम उन रूल्स से हट नहीं सकते, हमें उसी तरह नाम लिखना पड़ता है। बहरहाल फोर्स का यूनिट, डिराइव्ड यूनिट क्या है, न्यूटन है। अब आपसे कहा जाएगा एग्जाम में कि 1 न्यूटन, सपोज कर लें 1 न्यूटन इज इक्वल टू, आगे यहाँ पे ब्लैंक होगी और क्वेश्चन मार्क पूछा जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, यानी कि आगे स्टेटमेंट इस तरह से लिखी होगी, तो आपको वो एक्सप्रेस करना होता है। तो बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड करना है इजीली। और वो क्या है, अब देखिए फोर्स है ना, इसके बेस यूनिट्स लिखने हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फोर्स का फार्मूला जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, अभी हम चैप्टर नंबर आगे जाके चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने पढ़ा हुआ है पहले, F इज इक्वल टू ma, बड़ा बेसिक सा फार्मूला है। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ है, जिसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको भी हम देखेंगे आगे जाके। मास की जगह हमने m रहने दिया। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है ना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक तरीका सिखा रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें एग्जाम में। तो वेलोसिटी बाय टाइम बना लेना इसको। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। वेलोसिटी का अगर क्या होता है, देखें एक्सेलरेशन को हमने लिखा वेलोसिटी बाय टाइम, ये आपके पास वेलोसिटी बाय टाइम लिखा हुआ है। वेलोसिटी बाय टाइम में भी वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देनी है, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि आपने वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हुए सिंप्लीफाई कर लेना। तो md/t, और t ऑलरेडी इस फार्मूले में टाइम पहले से था, हमने सिर्फ वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखा है। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि सारी चीज़ें हमने सिंप्लीफाई कर रही, इससे ज़्यादा फार्मूला सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब देखें, अब आपको बेस यूनिट्स बनाना आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मास की जगह किलोग्राम लिख दिया। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो हमने मीटर पर सेकंड लिख दिया। और आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में टाइम है, तो उसकी जगह भी हमने सेकंड लिख दिया। तो अब क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड आपस में मल्टीप्लाई कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, यानी कि ये डाउनवर्ड चला जाएगा। तो ये s इंटू एस क्या बन जाएगा, s स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर ऊपर ही रह जाएगा और ये वाला s जाके डिवाइड हो जाएगा, s इंटू एस, s स्क्वायर, बेस सेम पावर z, बेस s इंटू एस, s की पावर 1, s की पावर 1, तो s 1 + 1 s2 बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फिर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अगर आपको याद हो तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में जिस पावर के साथ होती है, न्यूमिनेटर में आके उसकी पावर इन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये s +2 है ना, ये ऊपर जाके s -2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही पड़ा जाएगा, इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, हमने अब फोर्स को क्या लिखा यूनिट्स की फॉर्म में, तो ये इन टर्म्स ऑफ क्या आ गए, इसके बेस यूनिट्स।
तो ये फोर्स के क्या हैं, बेस यूनिट्स हैं, यानी कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको क्या लिखा जा सकता है, और हम क्या लिखते भी हैं, न्यूटन। लेकिन न्यूटन क्या होता है इसका फिर डिराइव्ड यूनिट है। तो अब आपने गौर से पढ़ना है एग्जाम में कि क्वेश्चन पूछा क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपसे कहा जाता है फोर्स के यूनिट क्या है, तो आप आगे देखे बगैर उसको न्यूटन लिख देते हो, नीचे आगे लिखा होता है फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, तो फिर ए और बी ऑप्शन न्यूटन भी गिवन होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी गिवन होगा। तो माइंड में रखिएगा कि एमसीक्यूज करते हुए स्टेटमेंट पूरी पढ़नी है, ठीक हो गया। ये तो थी फोर्स की एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल्स और कर ले, बस एग्जाम्पल्स हम आप कुछ खुद करेंगे, कुछ मैं करवा देता हूँ। सपोज कर लें कि अब हम करते हैं ये वर्क की एग्जाम्पल, ठीक है। वर्क क्या होता है हमारे पास, वर्क का यूनिट आना पड़ा जूल या जाउल, जो भी आप नाम बोलना चाहें इसका, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे, प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ है। हमारे पास यहाँ पे जाउल है या जूल है, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल जे। वर्क डन का फार्मूला क्या है, W = FD, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, अब अगर आपको याद हो जाए, और आपको याद हो भी जाएंगे, अभी हमने देखा है कि फोर्स के बेस यूनिट्स, अब याद माइंड में रखें, वर्क के बेस यूनिट्स फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है ना। वर्क के क्या फाइंड कर रहे हैं, बेस यूनिट्स। तो F × D फार्मूला हमारे पास, आपने मेरे ख्याल से 9th में D की जगह S पढ़ा हुआ है, तो चलिए उसको इस तरह लिख लेते हैं, F × S। तो फ़र्क नहीं पड़ता इससे, आप इस केस में D पढ़ोगे। तो फोर्स के यूनिट क्या हो गए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द फोर्स, ये आ गया। और डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने क्या लिख दिया, मीटर, यानी कि बेस यूनिट्स पुट कर दिए। सारे बेस के टेबल में ही आते हैं ना, किलोग्राम भी बेस का है, मीटर भी बेस का है, एस जो है ये भी बेस यूनिट का ही टेबल में आता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंस्टेड ऑफ द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट की बजाय हमने m लिख दिया, या डिस्टेंस की बजाय हमने m लिख दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर कैसे बन गया, ये मीटर है भी मीटर है, बेस सेम पावर z, m 1 + 1 2 बन जाएगा, और हमारे पास फिर s - 2। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई है, बेस यूनिट की। किसकी, बेस यूनिट की। ये आपके पास आ गया वर्क डन, और इसको हम क्या बोलते हैं फिर 1 जूल या 1 जाउल बोल देते हैं। तो इस आपने यहाँ पे इस तरह कर लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, पावर की आप खुद कर लीजिएगा, मैं प्रेशर की करवा देता हूँ। प्रेशर हमारे पास होता है, प्रेशर का जो फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है, हमारे पास यहाँ पे फोर्स के यूनिट्स पुट करेंगे बेस वाले, अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया क्या होता है, अब देखिएगा, एरिया होता है, कल आपको याद होगा, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एरिया इज इक्वल टू सपोज लेंथ इंटू लेंथ, किसी चीज़ का भी एरिया हो, लेंथ की कोई ना कोई फॉर्म ही होती है, लेंथ इंटू विड्थ कह दें आप रेक्टेंगल में, लेंथ इंटू लेंथ कह दें स्क्वायर में, ठीक हो गया। तो मीटर इंटू मीटर बन जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट लेंथ का मीटर, इसका भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो मैंने एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर लिख दिया। तो आप देखो, एरिया की जगह हमने उसके यूनिट्स पुट कर दिए, फोर्स की जगह हमने जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर, आप देख सकते हो कि मैसेज और मैसेज मीटर और मीटर सॉरी दोनों आ गए। तो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर सॉल्व करने पड़ेंगे। ये प्लस के साथ है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो किलोग्राम एज इट इज़ किलोग्राम, ये m क्या पावर है इसके ऊपर, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदा होता है, ठीक हो गया। याद रखिएगा ये 1 लिखा हुआ है असल में, ठीक है। तो किलोग्राम 1, ये ऊपर जाके m - 2 हो जाएगा ना, तो बेस सेम पावर ऐड m 1 - 2। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये m 1 के साथ है, ये ऊपर जाके -2 होना है, यानी कि किस तरह लिखा जाएगा, ये इस तरह से m 1 m - 2, बेस सेम, बेस क्या है दोनों की मैस है, तो बेस सेम पावर्स ऐड, तो 1 के साथ क्योंकि माइनस के साथ है 2 वाला, तो 1 - 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास किलोग्राम m 1 - 2 s - 2। तो सॉल्व करने के बाद पता चल गया किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट बन गया, प्रेशर का यूनिट बन गया। चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज को भी देख लें। हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, वैसे तो हमने इसको 10th क्लास आपने पढ़ा है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है इसको, आप इसको सेकेंड ईयर में जाके पढ़ोगे, तो फिर भी यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम होता है, कैपिटल C इसका सिंबल होता है। ये साथ साथ मैंने लिखे हुए हैं सारी चीज़ें, ठीक है। पावर का वॉट है, पास्कल प्रेशर का है। I = Q/T, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो। I = Q/T, हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट दिखना है, तो पहले फॉर्मूले को चार्ज के लिए रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये देखें Q = I × T हो जाएगा। तो अब यूनिट पुट कर दो, यानी कि चार्ज के बेस यूनिट्स फाइंड करने हैं ना, तो करंट का बेस यूनिट इनटू टाइम का बेस यूनिट। तो करंट का क्या होता है एम्पेयर, और टाइम का सेकंड, तो एम्पेयर सेकंड किसका यूनिट बन गया, एम्पेयर सेकंड बन गया इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट।
तो हमारे पास एम्पेयर सेकेंड इज द बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी फॉर दैट, एम्पेयर सेकेंड इज इक्वल टू क्या, चार्ज का यूनिट यानी कि कूलम का यूनिट है। तो इस तरह से आपने इसको मैनिपुलेट कर लेना होता है। तो इस तरह से आपने Q चार्ज की वैल्यू फाइंड की, एम्पेयर इनटू सेकेंड। इस तरह हमारे पास ये है कुछ एग्जांपल्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स की। स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन जो है वो फेडरल बोर्ड, क्योंकि हम फेडरल बोर्ड के यहाँ पे टीचर्स हैं, लेकिन मैंने बताया था शुरू में कि मैं सारे बोर्ड्स को यानी कि फेडरल KP और पंजाब बोर्ड्स को कवर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पंजाब बोर्ड से रिलेटेड भी सारे आर्टिकल्स डिस्कस होंगे और एग्जांपल्स जो होंगी, चूँकि बुक थोड़ी डिफरेंट है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स, KPK की बुक में डिफरेंट एग्जांपल्स, लेकिन याद रखें दोनों एग्जांपल्स को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाया करूँगा और आपके लिए भी ये बेनिफिशियल है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों ने आगे जाके एंट्री टेस्ट देना है। जब आपने एंट्री टेस्ट देना है तो फिर एग्जांपल्स जहाँ से मर्जी आ जाए, इससे मैटर नहीं करता, आप पहले ही प्रिपेयर होते जाओगे। आप जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स करोगे, नॉलेज बैंक उतना ज़्यादा बढ़ेगा आपका। बहरहाल ये वाला जो चीज़ है, ये टेबल आपके साथ गिवन है बुक में, KPK की बुक में भी गिवन है, पंजाब बोर्ड्स की बुक में भी गिवन है। फेडरल बोर्ड की बुक चूँकि KPK वाली है तो ऑलरेडी उसमें भी फिर ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन होंगी, मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल इनमें से 2 या 3 गिवन होंगी। आपसे कहा जाएगा इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखो। यूजुअली ये बेस यूनिट्स वाला क्वेश्चन MCQ में भी आता होता है, लेकिन बहरहाल हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक मार्क इंपॉर्टेंट है आपका, तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है। कोई मुश्किल हो अगर हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपके पास था जी, राइट द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, हमने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है आपको, आप पूछ सकते हैं। साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स जो है उसमें भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब हमने डिस्कस करना है बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास जो है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, अब हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करनी है जी स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। ये हमने बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स के साथ थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन लिया था। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पहली बात हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखिए हमारे पास जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो इसमें हमारे पास यानी कि जहाँ पे एंगुलर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, या कभी कभी हम देखेंगे जब हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होता है जिसमें हम रोटेशनल मोशन को और वाइब्रेटरी मोशन को रिलेट भी करते हैं, उस वक्त हमें कुछ यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है जो बेस में और डिराइव यूनिट्स में एग्जिस्ट नहीं करते। वो यूनिट्स होते हैं हमारे पास ज्योमेट्रिकल या एंगुलर क्वांटिटीज से रिलेटेड, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसके नाम को इसलिए रखा गया है जो हमें एड करते हैं, जो हमें मदद देते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जो हमें हेल्पफुल है। किस लिए हेल्पफुल है? क्योंकि ये इसलिए हेल्पफुल है, ये हमें ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट्स करने में मदद देते हैं। कहने का मतलब है फ़ैन रोटेट कर रहा है, कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है, हम रेवोल्यूशंस भी बोल सकते हैं, हम डिग्रीज़ में भी इसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि टर्न करता है कितने डिग्रीज़। और एक नया यूनिट जो भी आप पढ़ोगे वो है रेडियन। कहने का मतलब ये है ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज से एफिलिएटेड जो हमारे पास यूनिट्स हैं, वो कौन से यूनिट्स हैं? वो हैं आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच आर द यूनिट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। याद रखिएगा, अगर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की हम बात करें तो वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल रिलेटेड है 2 डायमेंशनल एंगल से। चैप्टर नंबर 2 में हम प्लेन की और सॉलिड की थोड़ी सी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे जाके। जहाँ पे वर्ड प्लेन का यूज़ हो इसका मतलब है 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल XY सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व है। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर होगा, ये सारी 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं। वैसे बता रहा हूँ, सर्कल 2 डायमेंशनल फिगर है। सॉलिड एंगल जब वर्ड यूज़ किया जाएगा तो इसका मतलब है 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व है। ग्लोब अगर कहीं पे हैंग किया हुआ है आपने, या स्फीयर है, फुटबॉल के साथ अगर आप रस्सी बांध के उसको हैंग कर देते हैं तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनल फिगर है। इस तरह आपके पास आप अंडरस्टैंड करोगे इसके डिफरेंस को आगे जाके। तो हमारे पास अभी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस की बात हम ज़्यादा डिटेल में करेंगे चैप्टर नंबर 2 में जाके। तो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ 2 तरह की हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इनसे रिलेटेड हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड हमारे पास हैं यूनिट्स जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, ये आपके पास क्वांटिटीज़ हो गई, और इनके साथ एफिलिएटेड जो यूनिट्स हैं उनको हम क्या नाम देंगे? उनको हम नाम देंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। तो ये बात याद रखनी है कि हमारे पास रेडियन और स्टीरेडियन फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। रेडियन और स्टीरेडियन फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं। इस बात को आपने माइंड में उठाना है।
स्टूडेंट्स अब हम इनको डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास रेडियन और स्टीरेडियन जो है, मैंने जैसे बताया, अब हमने इनको डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं रेडियन को। और रेडियन क्या है? बेसिकली यूनिट है किसका? प्लेन एंगल का। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी जाए तो हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? अब वर्ड जो है वो सबटेंडेड का वर्ड यूज़ हुआ है बुक में। तो हमारे पास जो सबटेंडेड है या फॉर्म्ड है या मेड है, इसका एक ही मतलब है। तो हम इसको सिंपल वर्ड में लिखते हैं कि ये रेडियन एक ऐसा एंगल है विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल, यानी कि ये दो रेडियाई के दरमियान बनता है। कहाँ पे? सर्कल में। आप सर्कल के ऊपर जब मुख्तलिफ रेडियाई ड्रॉ करोगे तो किसी भी दो के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम रेडियन बोल सकते हैं। किसी भी दो रेडियस के दरमियान जो एंगल बनता है उनको हम रेडियन बोल सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर करनी है बच्चों आपने, 1 रेडियन कब बनता है उसकी एक नेसेसरी कंडीशन है, यानी कि हर दो रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल 1 रेडियन नहीं कहलाता। 1 रेडियन कब होगा? जैसे आप कहते हो ना कि 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया या 1 किलोमीटर, जब तक आप 1000 मीटर्स नहीं करोगे आप उसको 1 किलोमीटर नहीं बोलोगे। इसी तरह रेडियन है, रेडियन जो है हमारे पास वो 1 रेडियन कब होगा उसकी एक नेसेसरी कंडीशन है। हम बेसिकली डिफाइन इसको 1 रेडियन के लिए ही कर रहे हैं और ऑब्वियसली फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगले रेडियंस के ऊपर। तो क्या बनता है? द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर, क्योंकि रेडियस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सेंटर से। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। कटिंग ऑफ एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कटिंग ऑफ एन आर्क लेंथ कहाँ पे कट करेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर। कैसे? यानी कि क्या मतलब है इस बात का जो हमने लिख दी है? ये कोई इतनी मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, बड़ी आसान है। देखिए मैंने आपको बताया कि सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है। वर्टिकल सर्कल ले लें, यानी कि आप एक रिंग लें, उसको ज़मीन पे इस तरह से आप उस जैसे टायर होता है, टायर खड़ा कर दें, आप वो वर्टिकल सर्कल उसकी एक साइड देने के लेंगे तो वर्टिकल सर्कल बन जाएगी। रिंग को टायर की तरह आप जब प्लेस करोगे ना तो वो आपके पास टायर की तरह जो रिंग है वो 2 डायमेंशनल फिगर बन जाती है। उसी रिंग को अगर आप रखते हो, यानी कि वो वर्टिकल सर्कल है, उसी रिंग को अगर आप ज़मीन पर लिटा देते हैं, यानी कि जिस तरह आपके पास प्लेट पड़ी होती है ना उस तरह अगर आप, तो फिर आपके पास वो हॉरिजेंटल सर्कल कहलाएगा। यानी कि सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है। आपने शायद ये वाली इक्वेशन पढ़ी हुई है थ्योरम में, x² + y² = a², जिसमें x और y उसकी डायमेंशंस यानी कि 2 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और a² कांस्टेंट है। तो बहरहाल ये आप थ्योरम सर्कल का पढ़ के आए हो, जिससे ये पता चलता है कि x और y 2 डायमेंशनल है, ये वाली जो इक्वेशन है। तो एक सर्कल बेसिकली एक 2 डायमेंशनल फिगर है। अब इस डेफिनेशन पे आते हैं। आपने क्या करना है? आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि सर्कल की हमारे पास क्या होती है? सर्कमफेरेंस, जो किसके बराबर होती है? 2πr के बराबर होती है। 2πr होगी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब आपने कोई से दो रेडियाई शुरू करने हैं, जाहिर सी बात है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? ये हमारे पास एक रेडियस है, हमारे पास ये भी एक रेडियस है। क्या ये सिर्फ यही दो रेडियस पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं है, मल्टीपल रेडियस। सपोज करें मैं एक सर्कल अलग से बनाता हूँ, तो ये आपके पास एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। तो इस तरह के बहुत सारे हम रेडियाई ड्रॉ कर सकते हैं। हमने कोई से दो रेडियाई उठा लिए, हमने ये वाले और ये वाले, लेकिन कौन से दो रेडियाई उठाए? हमने एक सेंटर से एक रेडियाई इस तरफ ड्रॉ किया और ये इस तरफ ड्रॉ किया। अब आप टू द स्केल ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? अगर सपोज कर लो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर का, तो जाहिर सी बात है ये वाला रेडियस भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये सारे रेडियाई सेम लेंथ के हैं। ठीक हो गया? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल एट इट्स सेंटर। सेंटर का वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज रेडियस सेंटर से स्टार्ट होता है, तो एंगल इन दोनों का हमारे पास इन दो रेडियाई के दरमियान बन रहा है। तो ये बिटवीन द सेंटर ही है, यानी कि सेंटर से स्टार्ट हुए, ओरिजिनेशन जहाँ से हो रही है, जहाँ से ओरिजिनेट कर रहे रेडियाई, उनके दरमियान एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सेंटर पे ही स्टार्ट होता है रेडियस जो है। तो अब आपके पास एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल, लेकिन दिस इज नॉट 1 रेडियन। अभी हमारी कंडीशन पूरी नहीं हुई। आगे हम लिखा है एट सेंटर लिख दिया, आगे हम लिखा है कटिंग ऑफ एन आर्क लेंथ। 1 रेडियन कब होगा दो रेडियाई के दरमियान? जब इन दो रेडियाई ने एक आर्क लेंथ कट ऑफ की। कहां पे? यहां से लेके यहां तक, ये सारी आर्क लेंथ। अब आपने आर्क पड़ी हुई है, सर्कमफेरेंस का छोटा सा हिस्सा काट दिया जाए, आर्क लेंथ वो पूरी भी हो सकती है, यानी कि आप इसके पास सर्कमफेरेंस 2πr है, अगर आप इसका इतना सा हिस्सा काट लोगे, इसको हम क्या बोलोगे फिर? आप सर्कमफेरेंस तो नहीं बोलोगे, इसको आर्क लेंथ बोलोगे। दो रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल 1 रेडियन तब होगा अगर इन दो रेडियाई ने सर्कमफेरेंस के ऊपर एक आर्क लेंथ कट की जो किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर, यानी कि जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये आर्क लेंथ भी 5 सेंटीमीटर हो, तो ये तीनों लेंथ बराबर हो गई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो
कि ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, हम बोलेंगे फिर कि इन दोनों रेडियाई के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो 1 रेडियन है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको इस तरह भी समझ लें कि अगर आप जो है एक पॉइंट से चलने शुरू करो और चलते चलते आप सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे यहाँ पहुँच जाओ, सपोज पॉइंट ए से आप चलने शुरू करते हैं और पॉइंट बी पे आप पहुँच जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने एक डिस्टेंस फॉलो किया, यानी कि आर्क लेंथ कवर की, आपने मूव करके आर्क लेंथ कवर की, और फिर आपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक रेडियस यहाँ बनाया और पॉइंट बी से यानी कि एंडिंग पॉइंट से भी एक रेडियस यहाँ बनाया, अगर ये तीनों डिस्टेंसेस यानी कि आर्क लेंथ और ये रेडियस और ये बराबर हो जाएं, तो हम कहेंगे कि इस आर्क लेंथ की वजह से जो दो रेडियाई हैं उनके दरमियान बनने वाला एंगल भी क्या है, 1 रेडियन। तो दोनों बातें सही हैं। या रेडियाई पहले ड्रॉ कर दो तो वो ऑब्वियसली कट ऑफ करेंगे एक आर्क लेंथ, यानी कि इस तरह बन जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये लेंथ और ये लेंथ अगर बराबर हो, यानी कि तीनों, तो हम कहेंगे ऑब्वियसली ये वाली नजर नहीं आ रही है आपको, लेकिन अगर हम टू द स्केल ड्रॉ करेंगे तो कंपैरेटिवली ये लेंथ आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या होगा इस केस में, वी विल से दैट 1 रेडियन इज कंप्लीटेड, यानी कि 1। फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर अगर आपको नजर आ रहा है कि क्या इस रेडियस के दरमियान और इस रेडियस के दरमियान अगर एंगल ड्रॉ किया जाए, सपोज ये डॉटेड लाइन मैंने शो किया, क्या ये भी 1 रेडियन होगा? तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। क्यों? प्रैक्टिकली नजर आ रहा है कि ये दो रेडियाई, इनके दरमियान बनने वाला एंगल 1 रेडियन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये आर्क लेंथ जो है ये वाली, ये तो रेडियस से 2.5 टाइम ज्यादा नजर आ रही है। इसका मतलब 1 रेडियन होगा रेडियंस में, लेकिन क्योंकि हमारा ऐसा यूनिट अब रेडियन आ गया ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज का, क्योंकि एंगुलर क्वांटिटी है ना, इन दो रेडियाई के दरमियान होगा कितना, फिर वो जाहिर सी बात है वो 1 रेडियन से ग्रेटर होगा। वो हो सकता है 2 रेडियन हो, 3 हो, डिपेंड करता है, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। अच्छा, अब ये देखिएगा कि एक रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। रेडियन भी यूनिट है, डिग्री भी यूनिट है। आप वैसे आज तक डिग्री पढ़ते आए हो कि एक सर्कल में इतने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। अब अगर कन्वर्जन की जाए तो एक रेडियन 57.3 डिग्रीज होगा, यानी कि अगर आप चलने शुरू करो यहाँ से और आप 57.3 डिग्री कवर कर लो तो डिग्रीज में वो 57.3 होगा, लेकिन रेडियंस में 1 रेडियन। अब आप सोचें ज़रा 360 डिग्रीज में कितने रेडियन होने चाहिए, कैसे पता चलेगा? अगर 1 रेडियन 57.3 डिग्री है तो फिर 2 रेडियंस कितना होगा? आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 114.6 मेरे ख्याल से बनता है। 3 रेडियन कितना होगा? उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो 57.3 को, 200 समथिंग आंसर आएगा। करते करते आपके पास जो वैल्यूज़ हैं बाकी 100 समथिंग आंसर आएगा इसका। 114 प्लस 150 यानी कि 114 प्लस 57.3 जब करोगे आप तो 170s में आंसर आएगा, फिर 200s में। करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि 360 डिग्री हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि हाउ वी से दैट 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू। अब एक तो आपने ये रिलेशन याद रखना है कि अगर आप एक राउंड ट्रिप करें सर्कमफेरेंस के ऊपर तो आप 360 डिग्रीज कर चुके होते हो जब डिग्री आपका यूनिट हो। अगर आप ऐसा यूनिट की बात करोगे तो वो रेडियन है, तो वो होगा 2 पाई रेडियंस के बराबर। आपने इसको इस तरह प्रूव कर लेना, आपके 360 डिग्रीज कितने रेडियंस में आगे कंप्लीट होता है। ठीक हो गया। एक और रिलेशन याद करना है, यहाँ से हम देखेंगे इसी रिलेशन से अगर इसको 1 रेडियन बनाना हो 2 पाई वहाँ तक डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेडियन इज 57.3 डिग्री। इसको हम बार बार फिर भी दोबारा मैं को सॉल्व करवा देता हूँ कुछ देर के बाद। तो यहाँ तक बच्चों आपने क्या पढ़ा कि हमने ये पढ़ा अभी तक कि रेडियन क्या है। रेडियन एक ऐसा एंगल है जो 2 रेडियाई के दरमियान बनता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो 2 रेडियाई के दरमियान जो बनने वाला एंगल है, अगर वो सर्कमफेरेंस पे एक आर्क लेंथ कट कर रहे हैं जो रेडियस के बराबर हो, तब हम कहेंगे 1 रेडियन कंप्लीट हो गया। वो 1 रेडियन से कम भी हो सकता है, 1 रेडियन से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि लेंथ कितनी है रेडियस, यानी कि इस पर्टिकुलर आर्क पे क्या रेडियस जितनी है, रेडियस से कम है, रेडियस से कम होगी तो इसका मतलब है ऑब्वियसली 1 रेडियन से भी कम आंसर आएगा। रेडियस से ज़्यादा हो जाएगी तो आंसर डबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास था क्या, रेडियन की एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, रेडियन के बाद हम डिस्कस करेंगे स्टीरेडियन को। किसका यूनिट है ये? हमने मेंशन कर दिया पहले, यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। सॉलिड एंगल का मतलब 3 डायमेंशनल होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्पेस को और प्लेन को। तो बेसिकली प्लेन से रिलेटेड था रेडियन और स्पेस से रिलेटेड है सॉलिड एंगल। यानी कि अगर आपके पास एक सर्कल है वो एक 2 डायमेंशनल फिगर है, अगर एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सर्कल हो। अगर आपके पास एक फुटबॉल है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है, स्पेस में है, या टेनिस बॉल है, या कोई सा भी आपके पास इस तरह का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसको आप ग्लोब कह सकते हैं वो भी।
ठीक है। अब स्टीरेडियन में और रेडियन में फ़र्क क्या है? याद रखें बच्चों, स्टीरेडियन एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी का एंगल है, तो ये 3 डायमेंशनल एंगल होगा, सॉलिड एंगल होगा, यानी कि ये किसका यूनिट है? ये 3 डायमेंशनल एंगल का यूनिट है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस क्या है रेडियन में और स्टीरेडियन में? बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। उसी तरह फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, यानी कि स्टीरेडियन इज सबटेंडेड, वर्ड जो मैंने बताया था आपको उसका मतलब फॉर्म्ड होता है। फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, कहाँ बनता है ये? 2 रेडियाई के दरमियान बनता है, लेकिन कहाँ पे? स्फीयर के दरमियान, यानी कि स्फीयर पे ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है आपके पास। इमेजिन करें ज़रा आप इससे पहले कि आपने क्या करना है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एज्यूम करना है। अपनी एजम्पशन आपकी ये है कि सपोज एक फुटबॉल है, या सपोज पहले एक केक का पीस एज्यूम करें। एक केक का पीस है, जब आप उसको कट करते हो ना बाहर, तो एक किस तरह की शेप बनती है? इस तरह की एक शेप बनती है उस पेस्ट्री की जो आप केक से कट करते हैं। तो ये ओवरऑल एक, ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हमने यहाँ पे भी इस तरह की एक बात करनी है। अगर आपके पास एक फुटबॉल है, आप उसमें से इस तरह कट करो कोई पीस उसका कि वो एक कोन शेप बन जाए, कॉर्नेटो कोन की तरह की। या जिस तरह बाहर जाते हैं ना, कभी चने खरीदते हैं, तो वो जो चने जिसमें डाल के देता है वो कोन शेप चीज़ उसमें डाल के देता है पेपर में, वो जो आप देखेंगे ना उसको टॉप से, आपके सामने जो सरफेस होगी ना, मैं कोन की बात कर रहा हूँ आप कॉर्नेटो कोन की, जो सरफेस टॉप पे लिखा होता है कॉर्नेटो ऊपर, वो है सर्कल। अब उसको उतार दें आप, अंदर से आइसक्रीम भी खा जाए, बिस्किट रहने दें सिर्फ, बिस्किट के एंड पे आपको चॉकलेट नज़र आ रही होती है। वो जो एंड है ना, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यानी कि उन 2 रेडियाई के, अगर वहाँ पे रेडियस ड्रॉ किए जाए, उन 2 रेडियाई के दरमियान जो एंगल बन रहा है, या सिंपल हम वर्ड यूज़ करेंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर में जो एंगल बन रहा है वो है 1 स्टीरेडियन। कब? जैसा यहाँ पे कंडीशन है ना 1 रेडियन की, वहाँ पे भी 1 स्टीरेडियन कब कंप्लीट होता है? इसको भी सुन लेना आपने। इट इज़ फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि 2 रेडियाई सेंटर ऑफ द स्फीयर पे जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके दरमियान बनने वाले एंगल को हमने स्टीरेडियन बोलना है। 1 स्टीरेडियन कब होगा? व्हेन इट cuts off an area of its surface equal to the scale of the radius of the sphere। अगर इसमें से, यानी कि ये जो आपके पास 2 रेडियाई हैं, ये 1 स्टीरेडियन तब होगा जब आपके सामने जो कॉर्नेटो जहाँ पे लिखा हुआ था, जहाँ पे सर्कल थी, अगर वो सर्कल का एरिया किसके बराबर हो? स्केल ऑफ द रेडियस के बराबर हो। यानी कि ये सारा सरफेस एरिया जो है, ये वाला जो है, ये वाला सारा, ये किसके बराबर हो? स्केल ऑफ द रेडियस के बराबर। तब हम कहेंगे कि स्टीरेडियन बन रहा है। कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये कोन की बात क्यों की है? क्योंकि आप सेंटर ऑफ द स्फीयर को इस तरह एनालाइज नहीं कर सकते। आप इसको इस तरह नहीं कहते हाँ स्फीयर के उस पर है। तो जब आप उसको कट करोगे ना 2 रेडियाई को, जब बाहर निकालोगे, जो मैंने बताया, दूसरे लफ्ज़ों में बहुत सारी कॉर्नेटो कोन्स जब आप इकट्ठी करोगे ना, वो क्या बन जाएगी? स्फीयर। बहुत सारी कॉर्नेटो कोन्स, देखिए इस तरह ना, जब आप उसको जोड़ोगे इकट्ठा सारों को, तो वो स्फीयर बन जाएंगी। तो हमारे पास इस तरह से हमने ये एनालाइज किया है। कहने का मतलब है, डायग्राम जब बनाइए ना वाइट बोर्ड पे, ये तो 2 डायमेंशनल वाइट बोर्ड है, ये कैसे बन गया फिर यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर? उसके लिए हमने ये एग्जांपल ली है। इसीलिए मैंने इमेजिन करवाया कि आपको एक साइड स्फीयर की नज़र आ रही है, ये वाली, ये स्फीयर असल में इस तरह से है। अब आपने कट किया बाहर 2 रेडियाई को, तो जब आप बाहर निकालोगे तो वो कौन बन जाएगी? तब हम कह, और कहाँ से निकाला है? सेंटर से निकाला है। सपोज आपने नाइफ को डिग किया और सेंटर से बाहर निकाल ली, दो, तब आपके पास वो बनेगा। तो इसलिए हमने इसको डिफाइन कर दिया, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये सेंटर ऑफ द स्फीयर कहाँ पे? बिटवीन द 2 रेडियाई इज कॉल्ड स्टीरेडियन। एंड व्हेन इट इज 1 स्टीरेडियन, व्हेन इट कट्स ऑफ एन एरिया। कौन सा एरिया? सर्कल है, सरफेस यानी कौन सी बन रही है जो कट ऑफ, ये देखें ना 2 रेडियाई क्या चीज़ कट ऑफ कर रहे हैं? सरफेस एरिया। कौन सा? सर्कल का। तो हमारे पास अगर वो सर्कल का एरिया या सरफेस का एरिया स्केल ऑफ द रेडियस के बराबर हो, तब हमारे पास इसको हम कहते हैं, ये क्या होगा फिर? ये कहलाएगा 1 स्टीरेडियन। इससे कम होगा, जाहिर सी बात है 1 स्टीरेडियन से कम हो जाएगा। इससे ज़्यादा उसको हम देख लेंगे। अभी हम देखते हैं कि एक स्फीयर में कितने ज़्यादा स्टीरेडियन पॉसिबल हैं, या एक सर्कल में कितने मैक्सिमम रेडियंस पॉसिबल हैं। क्या इनफाइनाइट है? नहीं। क्या ज़ीरो है? नहीं। उसको भी हम देखें तो कितने हैं, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं, यानी कितने हो सकते हैं मैक्सिमम किस में? एक सर्कल में और एक स्फीयर में। तो अभी तक हमने इसको दोनों को डिफाइन कर लिया। अब हम अगर डिफरेंस देखें तो एक 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल, एक सर्कल में बनता है, एक स्फीयर में बनता है। एक पे जो है वो आर्क लेंथ होनी चाहिए रेडियस के बराबर, एक पे सरफेस जो है उसका रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द रेडियस। यानी कि अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये बात याद रखनी है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि
ये हमने जो शुरू में कहा था कि ये 360 डिग्री वो 2 पाई रेडियन है या 1 रेडियन 57.3 डिग्री, ये कैसे आता है, ठीक हो गया। तो इसको हम अब एनालाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स को जब लिखते हैं सिम्बॉलिकली, तो उसका तरीका आप देख लें। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा, अभी सारा कुछ डिस्कशन जो हमने की उसको हम समराइज बेसिकली कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास प्लेन एंगल थी और दूसरी हमारी थी सॉलिड एंगल, और आपके पास इनके यूनिट्स भी मेंशन है आगे। यूनिट का नाम क्या है, रेडियन फॉर द प्लेन एंगल यानी कि 2 डायमेंशनल एंगल, और स्ट्री रेडियन फॉर द 3 डायमेंशनल एंगल। जब आप सिम्बॉलिकली लिखोगे रेडियन को तो स्मॉल RAD यानी कि रेडियन को लिखते हुए ये बात ख्याल रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इस तरह नहीं लिखोगे स्मॉल में तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसी तरह सॉलिड एंगल का जो यूनिट स्ट्री रेडियन है, SR उसका सिंबल है। कहीं पे आपने लिखा हो हाउ मेनी रेडियंस आर देयर, तो स्मॉल RAD उसका यूनिट बनेगा। जिस तरह मीटर जब लिखते हो आप तो स्मॉल m लिखते हो, किलोग्राम लिखते हो तो स्मॉल kg लिखते हो। तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपने जहन में रखनी है। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो है KPK की बुक में खास तौर पर दिए हुए हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले जो हैं वो बेशक इस स्लाइड को इग्नोर कर दें, ये चीज़ कॉमन नहीं है आप दोनों में, लेकिन बहरहाल अगर आप पढ़ना चाहते हैं एडिशनल तो आप पढ़ सकते हैं। खासतौर पे KPK और फेडरल बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी मेंशन है। मेंशन क्या किया उन्होंने, डिग्री की बात उन्होंने की है। डिग्री हमारे पास एक एंगल है, एंगल मेजर करने का यूनिट है बेसिकली। डिग्री एंगल मेजर करने का यूनिट है, ये आप क्लास 8 में वैसे पढ़ के आए हो, डिग्री मिनट सेकंड की कन्वर्जन्स। इसको हम जस्ट ओवरव्यू करेंगे। अब नंबर 2 मैंने क्या लिखा है, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 1/360 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। डिग्री क्या होता है, 2 रेडियाई के दरमियान बनने वाले एंगल को हम डिग्री भी कह सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो ऐसा यूनिट है डिग्री का, डिग्री यानी कि एंगल मेजर करने का, वो तो है रेडियन, लेकिन दूसरा भी है नॉन ऐसा यूनिट, वो है हमारे पास डिग्री। तो इसी तरह आपके पास जिस तरह लेंथ में सेंटीमीटर और मीटर सब कुछ यूनिट्स होते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट हमारे पास फीट भी है, इंच भी है, तो ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर है सिर्फ। यहाँ पे हमारे पास एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 1/360 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या मतलब है जी इस बात का, आप देखो राइट साइड पे आपके सामने फिगर बनी हुई है जिसमें मैंने एंगल्स को समझाया है। एक सर्कल में हमारे पास कितने एंगल्स होते हैं, 360 डिग्रीज, या अगर हाफ सर्कल की बात की जाए तो 180 डिग्रीज, क्वार्टर सर्कल की बात की जाए तो 90 डिग्रीज, और इस तरह हमारे पास 60 डिग्रीज एंगल भी आपके सामने शो किया हुआ है। याद रखिएगा बच्चों के, अगर एक सर्कल में यानी कि एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज हैं, अगर हम एक रोटेशन कंप्लीट करें या एक सर्कल के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाएं तो 360 डिग्रीज हमारे पास अगर आ जाएं, तो फिर अगर आपसे पूछे कि 1 डिग्री क्या होगा, तो इसका 1/360th यानी कि यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड क्या था, अगर 144 रुपीज़ की 12 पेंसिल्स हैं तो 1 पेंसिल कितनी की होगी, 144/12 उसका आंसर है। तो अगर एक सर्कल में 360 डिग्रीज हैं तो एक डिग्री क्या होगी, 1/360th यानी कि 1/360 ऑफ दैट। तो यहाँ से आपने इसको लिख लिया, अ फुल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्रीज, मैंने मेंशन किया हुआ है 3rd पॉइंट। 4th पॉइंट, जब हम कंप्लीटली डिफाइन करते हैं 1 डिग्री को तो क्या कहेंगे, इट इज द मेजर फॉर द एंगल्स इक्वल टू एन एंगल विद इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर, यानी कि 2 रेडियाई के दरमियान जहाँ पे 2 रेडियाई मीट कर रहे होंगे वहाँ पे ये डिग्री का एंगल बनेगा, वर्टेक्स उसे कहते हैं। और ये कितनी साइड कट कर रहे होंगे, कटिंग ऑफ इन 1/360 ऑफ द सर्कमफेरेंस। उसकी रीजन ये है कि ये जो 2 रेडियाई होंगे ये एक आर्क लेंथ कट कर रहे होंगे। चूंकि अब आपके पास 2πr होता है, वो आर्क लेंथ जो है टोटल अगर देखी जाए सर्कमफेरेंस की, यानी कि पूरी की पूरी जो सर्कमफेरेंस है, तो यहाँ पे इसलिए हमने सोचा 1/360 ऑफ द सर्कमफेरेंस। एक बात तो यहाँ तक आ गई डिग्री की। उसके बाद उन्होंने मिनट और सेकंड की डेफिनेशन की। अगर आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इन चीज़ों को तो आप ये बेबीलोनियन टेक्निक है जो जहाँ से हमने डिफाइन किया इनको, बहरहाल यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। लिंक में हमारे पास अगर आप उसको विजिट करेंगे तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अब मिनट है वो क्या होता है, 1/60 ऑफ अ डिग्री, और जो हमारे पास सेकंड होता है वो होता है 1/60 ऑफ अ मिनट। इसकी वही एग्जांपल है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स है, तो अगर सेकंड्स और मिनट का हम रिलेशन पढ़ेंगे तो फिर सेकंड क्या होगा, 1/60 ऑफ द मिनट। अगेन यहाँ पे आपने यूनिटरी मेथड को अप्लाई किया, जैसे मैंने बताया कि 1 मिनट कंटेन 60 सेकंड्स एंड 1 सेकंड इज 1/60 ऑफ द मिनट। तो इस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को विजिट कर सकते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। इसी तरह मिनट ऊपर लिखा हुआ है 1/60 ऑफ द डिग्री, यानी कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मिनट क्या है, रिलेशन बिटवीन मिनट एंड सेकंड क्या है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद हमारे पास शो करना होता है कि 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके, इसको हम बड़े आसान से प्रूव करते हैं। 2 मेथड्स हैं इसको प्रूव करने के, हम आसान मेथड अडॉप्ट करेंगे, आपकी मर्जी, आप कौन सा मर्जी मेथड इसमें से अडॉप्ट कर लें। सपोज कर लें कि आप एक सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव कर रहे हैं और आपने पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बजाय अगर आपने एक सेमी सर्कल कंप्लीट किया है, यानी कि आपने हाफ सर्कल कंप्लीट किया है, तो अगर आपसे पूछा जाए आपने डिग्रीज में कितने एंगल कवर किए होंगे तो आप कहोगे 180 डिग्री। अगर आपसे कहा जाए कि ये कन्वर्जन करके बताओ रेडियंस में कितने हैं, तो आपको पता है 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाए, तो आप कहोगे पाए रेडियंस हैं। तो हमारे पास अगर
इसी तरह आपके पास जो सेमी सर्कल की बजाय पूरा सर्कल कंप्लीट करोगे तो आप कहोगे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्रीज हैं, या पाई प्लस पाई 2 पाई रेडियंस हैं। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान मैंने बताया आपको, ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, या इसमें आप 2 पाई रेडियंस भी लिख सकते हैं। और आपको मैंने छोटा सा एक अजीब किस्म का प्रूफ करके बता दिया, लेकिन बहरहाल आप इसको याद रखने के लिए कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप इसको कर सकते हो कि रोटेशन में या रेवोल्यूशन की बात की जाए अगर, तो आप जब इस सर्कुलर पाथ पे कंप्लीट सर्कल कवर करोगे तो आप कहोगे 1 रेवोल्यूशन मैंने कंप्लीट की। तो 1 रेवोल्यूशन भी लिखा जा सकता है, इसको 360 डिग्रीज भी लिखा जा सकता है, 2 बाई रेडियंस भी। एक और मेथड है इसको प्रूव करने का। आप देखिएगा कि अभी हमने कहा था कि जो रेडियन है वो एंगल बिटवीन द 2 रेडियाई बनता है, और कब बनता है 1 रेडियन, जब ये कट ऑफ करते हैं एक आर्क लेंथ जो किसके बराबर होती है 1 रेडियस के। इसका मतलब है 2 रेडियस अगर कट हो रहा हो तो फिर कितने रेडियंस होंगे 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई रेडियंस। अगर 3 रेडियन होगा तो फिर हम कहेंगे 3 पाई, फिर हम कहेंगे 4 आर, तो फिर 4 रेडियंस भी हो जाएंगे इस तरह से। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास फिर एक सर्कुलर पाथ में 2 पाई रेडियंस हैं तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हम इसको प्रूव किस तरह कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी बताया कि आपके पास अगर आप 1 रेडियन कहते हो 1 रेडियस के बराबर आर्क लेंथ, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों इक्वेट हो गए। एक याद रखें, एंगल का यूनिट है, एक लेंथ का यूनिट है, दोनों इक्वेट नहीं किया हमने, बहरहाल हम एनालॉजी बना रहे हैं इन दोनों के दरमियान। तो 1 रेडियन 1 आर, 2 रेडियंस 2 आर। सिमिलरली इसका मतलब है जब आपके पास 5 आर 6 आर तक जाओगे तो आपके पास ओवरऑल 2 पाई रेडियंस, यानी कि आप देख सकते हो जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है आप आर के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। तो आप आर के साथ अगर 2 पाई मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे हमारे पास फिर 2 पाई रेडियंस 360 डिग्रीज के बराबर आ जाएगा। बहरहाल ये नीचे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज़ को, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इसको ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2 पाई रेडियंस में 360 डिग्रीज है। इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग डीप चाहते हैं तो आप लोग इसको विजिट कर सकते हो, जो मैंने पिछला लिंक दिया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है इस तरह के। बहरहाल जो आपने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, वो मैंने मेंशन कर दिया, आसान तरीके से भी कर दिया और थोड़ा सा जो डिटेल मैसेज है उससे भी कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी रेडियंस आर देयर इन अ फोर्थ सर्कल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। अब जैसा अभी हमने कहा है कि जो मैंने अभी बात बताई आपको, इसका क्वेश्चन किस तरह आ सकता है कि एक सर्कल में कितने रेडियंस हैं, तो हमने देख लिया 2 पाई रेडियंस है, उसका प्रूफ भी हमने कर लिया है। तो 2 पाई रेडियंस को क्या लिखा जा सकता है, ये मैंने स्लाइड इसलिए बनाई कि देखिएगा आप नीचे 2 पाई का मतलब है 2 × 3.1415 नहीं कि 6.28। अब मैं पिछली स्लाइड पर वापस जाता हूँ, यानी कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 6.28 भी लिखा जा सकता है इसको, यानी कि 6.28 रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। हम चैप्टर नंबर 5 में जाके इसको दोबारा डिटेल में बात करेंगे और हम इसको दोबारा से प्रूव करेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, शो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 में भी है KPK और फेडरल बोर्ड की बुक्स में, चैप्टर नंबर 5 में है स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 5 में है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की बुक में। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को, आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी भी पढ़ सकते हो। अब देखो इसके लिए क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये बड़ी दफ़ा एग्जाम में आता है। इमेजिन करें कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, आपने उसके ऊपर मूव करना है। जिस तरह यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है आपके सामने बना हुआ जिसका रेडियस r है, और इसका 1 रेडियन कब कंप्लीट होता है, जब ये जो आर्क लेंथ यानी कि मैंने जो एरो लगाया हुआ है इसकी अगर आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाए, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए। अब आपके पास आपको पता है कि आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है आर्क लेंथ का और रेडियस का और थीटा का आपस में रिलेशन, S इज इक्वल टू आर थीटा। ये बड़ा फेमस रिलेशन है, आप पिछली क्लास में पढ़ के आए। आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। तो अब हमारे पास याद रखना है कि आर्क लेंथ है मीटर्स में, रेडियस भी मीटर्स में होती है। थीटा हमारे पास क्या होता है, एंगल किस में मेजर करते हैं हम रेडियन में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट आपने डिफाइन कर दिया कि वो रेडियन है एंगल मेजर करने का। तो इमेजिन करें कि आपके पास आप राउंड ट्रिप पे गए, यानी कि एक सर्कुलर पाथ पे गए और आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना इसका सर्कमफेरेंस है सर्कल का। सपोज करें मेरा पॉइंटर जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने मूव करने शुरू किया, मैं मूव करते करते एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि अगेंस्ट दी क्लॉक में मूव करते करते वापस यहाँ पहुँच जाता हूँ। तो अगर आपसे कहा जाए कितना डिस्टेंस है तो आप कहोगे 2 पाई आर, यानी कि आर्क लेंथ किसके बराबर है 2 पाई आर की। और मैं कहूँ कि रेडियस क्या है सर्कल का तो आप कहोगे आर, मेंशन किया हुआ है हमने सामने। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये बताओ कि फिर 1 रेडियन कितना होता है डिग्रीज में, यानी कि रिलेशन बिटवीन रेडियन और डिग्रीज हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक हो गया। तो अब बड़ा आसान है उस काम के लिए। सपोज करें फिर आप बजाय पूरा सर्कल करने के अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हो तो आपको पता है ये 1 रेडियन होता है, क्योंकि इस वक्त आर्क लेंथ और रेडियस आपस में बराबर है, यानी कि दोनों की लेंथ बराबर है। फिर इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि 1 रेडियन इज 57.3 डिग्री। देखिए ये बात तो कंफर्म है ना कि अगर आप पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहे इसका मतलब आप 360 डिग्री से कम का एंगल कवर करोगे। तो इसलिए हमारे पास इसका मतलब है 1 रेडियन फिर
ऑब्वियसली 360 से कम होगा। इसको हम प्रूव करते हैं। अब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होती है, एस बाई आर। हमें थीटा चाहिए ना, हमें रेडियन का वैल्यू चाहिए। कैसे आएगी, थीटा हमारे पास क्या होता है, एस बाई आर, यानी कि आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। आर्क लेंथ क्या है, इसके लिए हम एज्यूम करते हैं हम पूरा सर्कुलर ट्रैक कवर करके आए, 2 पाई आर बाई आर, यानी कि थीटा हमारे पास कितना आ गया, 2 पाई रेडियंस। ये थीटा हमने 2 पाई आर ए डी क्यों लिख दिया आगे, आर ए डी सिर्फ ये मेंशन करने के लिए लिखा है कि हमारा जो ऐसा यूनिट है थीटा मेजर करने का वो रेडियन से, वैल्यू असल में 2 पाई ही है। कब, जब आप एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करते हो। अब आपके पास फिर 2 पाई रेडियंस, ये तो आगे रेडियंस में आंसर, डिग्रीज में कितना आंसर होगा, 360 डिग्रीज तो हमने लिख दिया। 2 पाई रेडियंस यानी कि जो एंगल है 2 पाई रेडियन वो डिग्रीज में कितना है, 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, अभी हमने बात की भी थी पहले। यहाँ से पाई रेडियन यानी कि डिवाइड कर दें 2 से सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यूज को, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो रेडियन चाहिए, और रेडियन लेफ्ट पे लिखा हुआ है, डिग्री राइट पे लिखा हुआ है, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाय पाई, यानी कि 3.1415 से आप इसको डिवाइड कर दोगे या 22/7 से। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर कैलकुलेटर पे 57.29 समथिंग आता है। राउंड ऑफ करके हम उसको 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री लिखते हैं। बहरहाल हमारे पास इसको 57.3 डिग्री ही लिखा जाता है। इस तरह हमने क्या प्रूव कर दिया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो ये हमारे पास प्रूफ था 1 रेडियन का और डिग्री का आपस में जो रिलेशन है। इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ध्यान में रखना। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रूफ, हाउ मेनी स्टीरेडियंस आर देयर इन अ स्फीयर। अगेन केपीके की बुक में ये मेंशन है और फेडरल बोर्ड की बुक्स में भी, पंजाब बुक्स में नहीं है, लेकिन बहरहाल एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको जहन में रखना है। आसान प्रूफ है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिएगा, हाउ मेनी स्टीरेडियंस आर देयर इन अ स्फीयर। याद रखें जितने भी एंगल्स हमने फाइंड किए हैं ये सबटेंडेड एट द सेंटर है। पिछला वाला सर्कल का सेंटर बन रहा था 2 रेडियाई के दरमियान, अब हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा, कहीं पे 2 रेडियाई बन रहे होंगे वहां पे स्फीयर के दरमियान। तो इसको हम देखते हैं किस तरह। अभी हमने कुछ देर पहले स्टीरेडियन की डेफिनेशन की थी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एट इट्स सेंटर का मतलब है बिटवीन द 2 रेडियाई विच कट ऑफ एन एरिया, सरफेस यानी कि कट करते हैं जिसका एरिया आर स्केयर यानी कि स्केयर ऑफ द रेडियस के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, पी जो है वो सेंटर बन गया, क्यू जो है वो सपोज कर लें वो स्टीरेडियन एंगल मेजर कर दिया हमने, आर क्या है रेडियस है और ए क्या है वो सरफेस है जिसका एरिया आर स्केयर होना चाहिए। अब हमारे पास इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास। यहाँ पे देखें, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे 3rd पॉइंट पे लिखा हुआ है। सॉलिड एंगल यानी कि फाइंड करना है हमने, यानी कि स्टीरेडियन फाइंड करना है हमने। उसका फार्मूला क्या है, जो कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे, इज ऑफ रेडियस आर। यानी कि सपोज कर लें कि आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और जिसका एरिया ए है, तो उसका फार्मूला बनता है एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय स्केयर ऑफ द रेडियस। आपकी बुक्स में ये बात लिखी हुई है, मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करता हूँ। ये फार्मूला मेरा कर्सर जहाँ पे मूव कर रहा है लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द स्केयर ऑफ द सरफेस। जो कौन सी वाली, ये राइट साइड पे देखें पर्पल कलर की यहाँ पे ये बनी हुई है, ए जो है। अब आपके पास एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई आर स्केयर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एरिया ऑफ दिस जो स्फीयर है वो है 4 पाई आर स्केयर। याद रखिएगा ऊपर वाला जो ए है ये एरिया ऑफ द स्फीयर है और नीचे जो है वो स्केयर ऑफ द रेडियस है। तो एरिया ऑफ द स्फीयर की जगह हमने वैल्यू पुट की 4 बाई आर स्केयर, यही उसकी वैल्यू होती है ज्योमेट्रिकल शेप्स में। जिसमें बाई आर स्केयर सर्कल का एरिया होता है, लेंथ इनटू विड्थ रेक्टेंगल का एरिया होता है, तो ये आपने लिख दिया 4 बाई आर स्केयर डिवाइडेड बाय स्केयर ऑफ द रेडियस भी लिख दिया। आर स्केयर कैंसिल, हमने ये एंगल किस में मेजर किया, स्टीरेडियंस में, तो हमने लिख दिया 4 पाई, ये वैल्यू आ गई किसकी, स्टीरेडियंस की, तो 4 पाई स्टीरेडियंस। स्टीरेडियंस एस आर रिप्रेजेंट्स द यूनिट, 4 पाई रिप्रेजेंट्स द वैल्यू। 4 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3.1415, तो वो बनने का 12 पॉइंट समथिंग स्टीरेडियंस, यानी कि देयर आर 12 स्टीरेडियंस इन अ स्फीयर, या देयर आर 4 पाई स्टीरेडियंस इन अ स्फीयर। तो हमारे पास इसका फार्मूला याद रखना है कि अगर स्फीयर का आप फाइंड कर रहे हो स्टीरेडियन, तो उसके लिए एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइड बाय स्केयर ऑफ द रेडियस होता है। तो हमारे पास इस तरह से 4 बाई स्टीरेडियन की वैल्यू आ जाती है। तो अब अपने इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी था, लेकिन आपने आप इसको पढ़ना है और अपने तौर पे इसको क्लियर कर लेना है। मैं थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सजेशंस दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।